स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं गुर्जर ट्राइब के बारे में। गुर्जर एक विशिष्ट नृ जातीय समूह है और इसके लोग भारत के अनेक राज्यों में रहते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा कंसंट्रेशन भारत के विशेषतः पर्वतीय राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अधिक पाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में व्यवसाय और बसाव की दृष्टि से गुर्जरों के दो वर्ग बन जाते हैं। खेतिहर गुर्जर और ऋतु प्रवासी गुर्जर। खेतिहर गुर्जर ये वो लोग हैं जो ढलानों और घाटियों में स्थायी रूप से बस गए हैं। इन्हें मुकामी गुर्जर भी कहा जाता है। मुकामी वे लोग होते हैं जिनका कोई निश्चित ठौर ठिकाना होता है। इनमें से अधिकतर लोग अब व्यापार और बागानों में नौकरी भी करने लग गए हैं। ऋतु प्रवासी गुर्जर ये वो गुर्जर हैं जो विभिन्न मौसमों में पशुओं के साथ प्रवास करते हैं। पाले जाने वाले पशुओं के आधार पर इनके भी दो वर्ग हो जाते हैं, बनिहारा अथवा दोधी गुर्जर और दूसरा है बकरवाल गुर्जर। तो बनिहारा गुर्जर ये वो लोग होते हैं जो वनों में रहते हैं और भैंस पालकर उनका दूध और दुग्ध उत्पाद बेचते हैं, और इनके आधार पर इनको वन गुर्जर या भैंसी गुर्जर भी बोला जाता है। बकरवाल गुर्जर ये वो लोग होते हैं, ये वो गुर्जर होते हैं जो भेड़ बकरियां पालते हैं। इनके भी दो ग्रुप हो जाते हैं, कुनहारी गुर्जर और इलाहावाल गुर्जर। कुनहारी गुर्जर बकरवालों की मान्यता है कि उनके पूर्वज कभी पाकिस्तान स्थित कगन प्रदेश के कुनहार नदी की घाटी से कश्मीर में जा बसे थे। इसी प्रकार इलाहीवाल गुर्जर बोलते हैं कि उनके जो पूर्वज हैं वो पाकिस्तान के इलाहीवाल प्रदेश की स्वात घाटी से आया खुद को महसूस करते हैं। अगर इनके निवास क्षेत्र की अगर हम बात करें तो गुर्जर बकरवाल भारत के पश्चिमी हिमालय में निवास करने वाले पशुपालक हैं जो मौसम के अनुसार भेड़ बकरियां के जो रेवड़ हैं अपने परिवार और घरेलू सामान के साथ जम्मू कश्मीर की ऊंची नीची पर्वत ऊंचाइयों के बीच विचरण करते रहते हैं। ये लोग ज़्यादातर श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, डोडा, जम्मू और अन्य जिलों में पाए जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं इनकी जड़ों की तलाश, यानी कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि देश की प्राचीन गुर्जर जाति का वंशज मानते हैं खुद को। कुछ विद्वान इन्हें भारतीयों का ही नहीं बल्कि विदेशियों का वंशज मानते हैं। इनके पूर्वज मध्य एशिया के पशुचारकों के वंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि गुर्जर पूर्वी यूएसएसआर की जातियों जैसे कुषाण और यूची की संतानें हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि गुर्जर बकरवाल जो हैं जॉर्जियों के वंशज, यानी जॉर्जिया में इनके वंशज रहे हैं, जो आज भी काकेशस पर्वत के दक्षिण में काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच के भूभाग पर रहते हैं। इतिहास बताता है कि प्राचीन गुर्जरी लोग जहाँ भी जाते थे उस स्थान का नामकरण जातीय आधार पर किया करते थे। इस बात के पक्के सबूत है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आने से पहले ये लोग मध्य एशिया और पश्चिम एशिया जैसे अफगानिस्तान के कुछ स्थानों पर रहते थे। इन स्थानों के नाम किसी न किसी प्रकार गुर्जरों से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, जैसे गुजरेती, जुर्ज, गुज्जर खासी, गुजरा, गुज्जुर। भारत में आने पर भी इन्होंने अनेक स्थानों के नाम गुर्जरों पर रखे, जैसे गुजरांवाला जो कि अब पाकिस्तान का एक ज़िला है, गुजरात, गुज्जरघर यानी कि ग्वालियर। तो ये जो लोग थे ये सुलेमान पर्वत की श्रेणियों से होकर चौथी और पाँचवीं शताब्दी में भारत में आए थे। यहाँ पे इन लोगों ने माउंट आबू, गुजरात, प्रायद्वीप और कुछ पहाड़ियों पर कब्जा कर शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया, लेकिन ये लोग यहाँ पे बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाए। रीज़न क्या था कि लगातार कई सालों तक सूखा पड़ा और इन जगह पे चरागाहों की कमी हो गई, और इसके अलावा पश्चिम से आने वाले अन्य घुसपैठियों द्वारा धार्मिक और राजनीतिक फसाद जो है होते रहे थे। तो इस प्रकार ये लोग जो हैं इन्होंने दो शाखाओं में उत्तर की ओर बढ़ना शुरू किया। पहला समूह आरंभ में पंजाब के मैदानों में जा बसा, जबकि दूसरा समूह और अधिक उत्तर की ओर कगन, हजारा और कश्मीर में चला गया। बाद में जो ये दूसरी शाखा थी ये भी कश्मीर में जा पहुँचे। अगर ये लोग जहाँ पे रहते हैं, अगर उसके भौतिक पर्यावरण की अगर हम बात करें
तो गुज्जर बकरवालों का निवास स्थान एक उबड़ खाबड़ प्रदेश है जहाँ की जलवायु दशाओं में भारी अंतर पाया जाता है। कुल मिलाकर यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला प्रदेश है जहाँ पर सर्दियों में लद्दाख की शीत का आर्कटिक शीत से और गर्मियों में जम्मू की ग्रीष्म का उष्ण कटिबंधीय ग्रीष्म ऋतु से तुलना की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हुए तापमान और बारिश दोनों के दोनों कम होते जाते हैं। गुज्जर बकरवालों के निवास स्थान के दक्षिण भागों से वर्षा जुलाई से सितंबर के बीच यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जबकि जो उत्तरी भाग है वहाँ पे जो बारिश है वो नवंबर से अप्रैल तक होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। मौसम के बदलने के कारण ही ये लोग जो है प्रवास करते हैं, जिसे ऋतु प्रवास बोला जाता है। अब हम बात करते हैं ऋतु प्रवास क्या होता है। पशुचारक कृषकों एवं पशुओं का नए चारागाहों की खोज में निश्चित मार्गों पर आवधिक संचलन ऋतु प्रवास कहलाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में चारागाह मौसम के अनुसार उपलब्ध होते हैं। गुज्जर बकरवाल लोगों की अर्थव्यवस्था विस्तृत मौसमी चारागाहों की उपलब्धि और उनके उपयोग पर निर्भर करती है। शीत ऋतु में जब ऊंचे पहाड़ों पर चारागाह बर्फ से ढक जाते हैं तब ये लोग दक्षिण की ओर जम्मू के निम्न पहाड़ियों पर पशु चराने आ जाते हैं। सर्दियों में इन निम्न प्रदेशों में बर्फ भी नहीं पड़ती और अपेक्षाकृत ऊंचे तापमानों के कारण उत्तम घास और जल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। इसके विपरीत जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आरंभ होती है, दक्षिण की बाहरी ये लोग दोबारा से अपने रेवड़ों को लेकर फिर से ऊंचे पहाड़ों की ओर पुराने रास्तों से निकल पड़ते हैं। चरागाहों की अगर हम बात करें तो चरागाह 3 तरीके की होती हैं: शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और मध्य पर्वतीय। शीतकालीन चरागाह ये वो चरागाह हैं जो जब सर्दियाँ हो जाती हैं तो निम्न जो मैदान है वहाँ पे चरागाह मिलती हैं। ग्रीष्मकालीन चरागाह जिन्हें स्थानीय भाषा में ढोक भी कहा जाता है, यानी कि ये पर्वत के ऊंचे भाग हो गए। मध्यवर्ती चरागाह या मध्य पर्वतीय चरागाह जिनका उपयोग ऊपर जाते या नीचे आते समय ये लोग ठहरने के लिए करते हैं। तो ये 3 तरीके की चरागाह होगी। अगर इनकी हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो लगभग 4 ग्रुप मिलते हैं। आमदनी के आधार पर गुज्जर बकरवालों में 4 स्तर पाए जाते हैं, जैसे गया गुजरा, गरीब, खाता पीता और मालदार। तो गया गुजरा जो स्तर है ये सबसे निचला है और जो मालदार है ये सबसे अमीर जो हैं गुज्जर बकरवाल माने जाते हैं। अब बात आती है कि ऋतु प्रवास करना इतना ज़रूरी क्यों होता है। रीज़न है इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में होने वाली भारी बर्फबारी चरागाह को ढककर भोजन की संभावनाओं को ख़त्म कर देती है, बल्कि पशु और पशुचारकों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालती हैं। अगर इन चरवाहों को ग्रीष्म ऋतु में जम्मू की तप्त पहाड़ियों पर बितानी पड़े तो 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भेड़ बकरियां अगर गर्मी से नहीं मरती तो भूख से ज़रूर मर जाएंगी। इस प्रकार इन्हें समुद्र तल से लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर वृहत हिमालय में शीत ऋतु बितानी पड़े तो भेड़ बकरियां समेत बर्फ़ की कई मीटर मोटी परत में दब जाएंगे। मौसमी प्रवास चरागाहों के विस्तार और चारे पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करता है। तीसरी बात यह है कि चाहे इन लोगों को हर मौसम में घास उपलब्ध भी हो तो भी पशुओं के साथ विचरना इनकी आर्थिक बाध्यता बन चुकी है। हालांकि इनके मार्ग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इनको पहाड़ के ऊपर और घाटियों में आते हुए काफ़ी उबड़ खाबड़ और काफ़ी तंग रास्तों का सामना करना पड़ता है। कई बार बर्फ़बारी हो जाती है, कई बार बहुत ठंडे पानी के झरने से इनका आमना सामना होता है, तो वो तो मुश्किलें हैं ही। हालांकि ये लोग पहाड़ की चोटी से और घाटी तक आने में लगभग 2 महीने का समय ले लेते हैं। इसमें कुछ टाइम ये लोग ट्रैवल में गुजारते हैं, जबकि कुछ टाइम जो है जगह जगह रुकते हुए जाते हैं, तो उसमें काफ़ी समय निकल जाता है। तो 2 इनके मुख्य रूट हैं, एक तो पीर पंजाल मार्ग और दूसरा बनिहाल पास। तो इन 2 दरों से होकर ये लोग स्पेशली ट्रैवल करते हैं। अगर इनकी अर्थव्यवस्था और समाज की बात करी जाए, इकोनॉमी और सोसाइटी की बात करें,
तो इनकी सोसाइटी किनशिप ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप के आधार पर 3 भागों में बटी हुई है। सबसे पहले किनशिप ग्रुप की बात कर लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है डेरा। तो डेरा गुज्जरों की सामाजिक संरचना का आधार तथा एक प्राथमिक आर्थिक इकाई होता है। डेरा तब बनता है जब कोई व्यक्ति शादी के बाद अपनी अलग गृहस्थी कर लेता है। एक डेरे में लगभग 5-6 सदस्य होते हैं। परिवार में श्रम का बंटवारा आयु एवं लिंग के आधार पर होता है। पुरुष जो है पशुओं को चराने का काम, चारा इकट्ठा करना, हल चलाना, फसलें उगाना, जो है रस्सियाँ बनाना, टेंट व उपकरणों की मरम्मत करना जैसे कार्य करते हैं, जबकि स्त्रियां घरेलू कार्य करती हैं। अच्छा, इस डेरे का जो मुखिया है वो या तो पति होता है या पिता होता है। पति अथवा पिता के ना रहने पर परिवार के सबसे बड़े लड़के को जो है मुखिया चुना जाता है। यदि घर में कोई भी पुरुष सदस्य ना हो तो ही स्त्री को डेरे का मुखिया माना जाता है। हर डेरे का अपना एक अलग चूल्हा होता है और कुछ संपत्ति होती है। इनकी संपत्ति में टेंट, भेड़ बकरियां, कुत्ते, खच्चर, घोड़े, घरेलू सामान व खेती योग्य भूमि होती है। हालांकि आधुनिक समाज के संपर्क में आने पर वर्तमान में बहुत सारे ये जो हैं लग्जरी आइटम भी अपने साथ रखने लगे हैं। दूसरा जो किनशिप ग्रुप है वो आ जाता है वंश। तो अपने यहाँ भी वंश को फॉलो किया जाता है। तो वंश जो है कई डेरों से मिलकर बनता है। यह एक पितृवंशिक संबंधों पर आधारित एक ऐसा समूह होता है जिसके तारे एक साझे पूर्वज से जुड़े हुए होते हैं। अपने यहाँ भी ऐसे ही होता है। इस समूह के आधार पर काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, जिसमें 250 या इससे भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि चरागाह व मार्गों का विभाजन कहाँ तक हुआ है। तो ये जो संख्या है वंश की ये उस पर निर्धारित करती है। हालांकि इन लोगों में संयुक्त परिवार कामयाब नहीं होते, क्योंकि ये लोग काफ़ी घुमक्कड़ी जीवन बिताते हैं, पशुओं के साथ चलते रहते हैं। तो संयुक्त परिवार की जो संकल्पना वो इनके साथ पॉसिबल नहीं हो पाती है। और दूसरी बात यह है कि जो वंश है, वंश ही ये निर्धारित करता है कि किस डेरे को कितनी ज़मीन जो है, कितना एरिया जो है वो चराने के लिए दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुल की। तो गुज्जर बकरवाल समुदाय अनेक गोत्रों में बटा हुआ होता है। एक गोत्र के सदस्य एक ही पूर्वज के वंशज होते हैं। गोत्र व्यवस्था हिंदू गुज्जरों से ली गई है और गोत्र का नाम व्यक्ति के नाम के बाद जोड़ा जाता है। गुज्जरों में लगभग 150 से भी ज़्यादा गोत्र पाए जाते हैं। अब हम इनके फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो पशुचारक इकाई सबसे पहली यूनिट है। तो यह इकाई रेवड़ की देखभाल व उनकी सफल चराई के लिए उत्तरदायी होती है। सामान्यतः एक पशुपालन इकाई में 5 से 10 डेरे शामिल होते हैं। पशुचारक इकाई के सदस्यों की संख्या पर रेवड़ का आकार निश्चित किया जाता है। रेवड़ का आकार बढ़ जाने पर चराई की कुशलता और पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अगर पशुओं की संख्या अगर ज़्यादा हो जाती है तो इसमें डेरों की संख्या कम हो जाएगी। और अगर इसमें पशुचारक इकाई में अगर पशुओं की संख्या अगर कम है तो कई सारे इसमें डेरे हो सकते हैं। काफिला उन कुछ परिवारों का समूह होता है जो सालाना मौसमी प्रवास के दौरान साथ साथ चलते हैं। यह वास्तव में प्रवास करता हुआ एक पूरा का पूरा गांव होता है। ये लोग काफिले की संरचना इसलिए लेके चलते हैं ताकि जोखिम भरी राहों पे एक दूसरे का सहयोग प्राप्त हो सके। गुज्जर बकरवालों में काफिला कोई स्थायी समूह नहीं होता, बल्कि ये कभी कभी जो है प्रवास करते हुए एक दूसरे से मिल जाते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचने पर एक दूसरे से बिछड़ भी जाते हैं। जिरगा विभिन्न काफिलों के मुखियाओं की एक परिषद होती है जो प्रवास के दौरान पंचायत की तरह पशुओं की चोरी तथा काफिले में संचालक के क्रम से उपजे झगड़ों जैसे विषयों का निपटारा करती है। फिर बात आती है धर्म और संस्कृति की। तो गुज्जर मुख्यतः 2 धर्मों में बटे हुए होते हैं, मुस्लिम गुज्जर और हिंदू गुज्जर। मुस्लिम गुज्जरों के भी 2 ग्रुप हैं, भटारिये और बनारिये। हिंदू गुज्जरों के अतिरिक्त जो हैं इनमें जैन और सिख धर्म के लोग भी इनमें पाए जाते हैं। मोटे तौर पे मुस्लिम लोग ही हैं ये ज़्यादातर।
जो कि हिंदुओं से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने हुए हैं, तो इसी वजह से इनके सरनेम हिंदुओं जैसे ही मिलते हैं ज़्यादातर के। ये ज़्यादातर उत्सव सेलिब्रेट करते हैं, जैसे 5 टाइम की नमाज होगी, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना, ईद को सेलिब्रेट करना, वैसाखी को सेलिब्रेट करना। अगर इनके रीति रिवाज़ों की अगर हम बात करें तो परिवार में जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है तो मौलवी उसके कान में अजान बोलता है। यदि मौलवी उपलब्ध ना हो तो परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति बच्चे के कान में कलमा पढ़ता है। अगर इन लोगों के और रीति रिवाजों की बात करें तो गुज्जर बकरवाल अपने मृत व्यक्ति को दफनाते हैं, और यदि ऋतु प्रवास के दौरान किसी चरवाहे की मृत्यु हो जाए तो उसे मार्ग के सारे किसी अन्य स्थान पर दफन कर देते हैं, और आते जाते जब भी ये अपने पशुओं को लेके पहाड़ की चोटी या घाटी में आते हैं तो वहाँ पे जो है दिवंगत आत्मा के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए चिराग रोशन करते हैं। अगर इनके विवाह संबंधी बात करी जाए तो यहाँ पे लिंगानुपात काफ़ी असंतुलित पाया जाता है, और हालांकि शादी बार बार की जा सकती है लेकिन बहुपत्नी प्रथा यहाँ पे प्रचलित नहीं है। शादी की अगर बात करें तो शादी काफ़ी कम एज में हो जाती है, पहले मंगनी होती है, उसके बाद में शादी होती है, और शादी के कई सालों के बाद में लड़की को भेजा जाता है। अगर इनके वस्त्रों की बात करें तो एक विशिष्ट प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं ये लोग। पगड़ी, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ बिना बाजू के एक रंगीन जैकेट पहनते हैं, जबकि स्त्रियां चूड़ीदार, बैगी और कमीज़ पहनती हैं। इनकी अगर भाषा की अगर हम बात करें, एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ, कुछ इस टाइप की पोशाक देखने को मिलती है। ये इनके लाइफस्टाइल को दिखा रही हैं पिक्चर्स। अगर इनकी भाषा की बात करें तो ये लोग गुज्जरी बोलते हैं और अरबी भाषा का प्रयोग करते हैं। लोगों की वेशभूषा, रिवाज, बोली, नाम इत्यादि पुश्तो भाषा बोलने वाले पुराने पड़ोसियों से प्रतीत होती है। फिर हम बात करते हैं पर्यावरण से अनुकूल, तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छा अनुकूलन किया है। गुज्जरों की जीवन शैली, जीवन मूल्य, संस्कृति एवं परंपराओं पर इनके निवास क्षेत्र के भू परिस्थिति पर्यावरण का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। इनके क्रियात्मक समूह सामाजिक व आर्थिक संस्थाएं सामाजिक स्थिरीकरण एवं रीति रिवाज ऋतु प्रवास के परिणाम स्वरूप देखी जा सकती हैं। अगर सामाजिक परिवर्तन के कुछ कारकों की अगर हम बात करें तो 1947 में देश के विभाजन पर गुज्जर बकरवालों के जीवन और वातावरण में तीव्र परिवर्तन आया है। सबसे पहले पाकिस्तानी सेना ने जिस भूभाग के ऊपर कब्जा किया वो कभी गुज्जरों के आश्रय स्थली हुआ करता था। नियंत्रण रेखा के लागू हो जाने पर इनके सदियों पुराने प्रवास मार्ग बंद हो गए और ये लोग अपनों से कहीं ना कहीं कटे हैं। जम्मू कश्मीर में सेना ने सड़क, आधुनिक संचार सुविधा, अस्पताल, स्कूल निर्माण आदि कार्य करके सामाजिक परिवर्तन की गति तीव्र कर दी है। सरकार द्वारा ऋतु प्रवासियों के लिए चलते फिरते स्कूल, अस्पताल और मतदान केंद्रों की सुविधा की गई है। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर से गुज्जरों पर विशेष रेडियो और टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाने लगा है। अब ये लोग थोड़े से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं। इनकी बोली, खान पान, पहनावा, दृष्टिकोण धीरे धीरे सारी चीज़ें बदल रही हैं। पहले से समृद्ध गुज्जर बकरवाल अब ऋतु प्रवास के दौरान अपना घरेलू सामान ट्रकों के द्वारा पहले ही ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन चरागाहों पर भिजवा देते हैं। अब ये व्यापारियों से चालाकी से सौदा करते हैं, और 1991 में जम्मू कश्मीर ने इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया है, जिसकी वजह से इनके प्रोग्रेस में काफ़ी हेल्प मिली है। अब काफ़ी सारे लोग शिक्षित होकर वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, व्यापारी, नौकर पेशा लोग होने लगे हैं। तो ये सारा का सारा था गुज्जर बकरवाल के ऊपर। आई होप ये जो लेक्चर है ये हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये लोग अपने साथ सारी चीज़ें लेके चलते हैं ताकि रास्ते में कहीं पे भी रुकना पड़े तो उस टाइम पे ये अपना टाइम निकाल सकें। थैंक यू।